नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से पहले हम कुछ बातें ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति जो पद है इसका कहाँ पे उल्लेख किया गया है और इसके निर्वाचन का उल्लेख कहाँ पर है उसके बारे में। तो संविधान के जो भाग 5 है उसमें आर्टिकल या अनुच्छेद 52 से 151 तक मतलब 100 जो आर्टिकल्स हैं उनमें संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अब संघीय कार्यपालिका क्या होती है? संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी ये पांचों पदाधिकारी जो हैं ये इसमें सम्मिलित होते हैं। हम इस वीडियो में केवल और केवल जो संघीय कार्यपालिका के जो प्रथम ये जो पद है राष्ट्रपति इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं। अनुच्छेद जो 54 है इसमें लिखा है, हालांकि ये लैंग्वेज एग्जैक्ट ऐसी नहीं लिखी लेकिन मैंने उनका मतलब अच्छे से लिखा है कि ताकि अपन लोगों को समझने में बहुत आसानी हो। ये आर्टिकल 54 हमें ये बताता है कि वोट कौन करेगा, क्योंकि आपको पता है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आप और मैं तो वोट करता नहीं हूँ, तो वोट कौन करता है अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और कौन नहीं करता है ये भी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 55 ये बताता है कि वोट करने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या वोट करने की प्रक्रिया कौन सी होगी, 55 ये हमें बताता है। और आर्टिकल 56 हमें बताता है कि कार्यकाल क्या होगा उसका, तो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। आर्टिकल 57 ये बताता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है, मतलब पुनर्निर्वाचन हो सकता है। बिल्कुल हाँ, हो सकता है। लेकिन हुआ क्या कि जब अपना संविधान लागू हुआ देश के आज़ादी के बाद में 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय अपने यहाँ पे राष्ट्रपति बनाए गए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ पे राष्ट्रपति, ध्यान रखना, मनोनीत किया गया था। उन सब लोगों ने मिलकर भाई ठीक है आप राष्ट्रपति बनेंगे इस तरीके से। और फिर 1951 में जब चुनाव हो गए तो चुनाव होने के बाद लोकसभा के, राज्यसभा के, तो हमने ये तय किया कि क्यों नहीं राष्ट्रपति का भी अब चुनाव कर लिया जाए। तो 1952 में प्रथम बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए, मतलब प्रथम राष्ट्रपति जो निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में पद धारण किया। उसके बाद में जब 57 का फिर से राष्ट्रपति चुनाव आया तो पंडित नेहरू जी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो फिर से राष्ट्रपति चुने जाए। लेकिन कहा जाता है कि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत विनती की कि इस बार एक मौका और दीजिए मुझे, मैं फिर से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इस बार तो और जिताइए। फिर जीत गए, 57 में फिर जीत गए। लेकिन जैसे ही जीते वो चुनाव तो लोकसभा में एक विधेयक लेके आए कि भाई अपने यहाँ पे राष्ट्रपति का जो चुनाव है एक व्यक्ति एक बार से जैसे अधिक नहीं लड़े या 2 बार से अधिक नहीं लड़े। लेकिन इस बात को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी समझ गए। उन्होंने कहा कि आपको विधेयक लाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हर बात एक कानून के रूप में बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें अंडरस्टूड है और ऐसी एक परंपरा विकसित की जानी चाहिए कि एक बार व्यक्ति चुनाव लड़ ले या एक बार चुनाव जीत जाए, मतलब राष्ट्रपति बन जाए, तो वह दोबारा से राष्ट्रपति नहीं बने। इस तरीके की परंपराएं विकसित की जाए सिर्फ, और ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में कोई भी राष्ट्रपति दोबारा से राष्ट्रपति नहीं बना है। ठीक है, वह चुनाव लड़ सकता है क्योंकि अपने यहाँ पे कोई बंदिशें नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की कि वह दोबारा से चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन एक परंपरा सी चली आ रही है। फिर बात करें आर्टिकल 58, ये बताता है कि राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता क्या है। राष्ट्रपति चुने जाने की मुख्य 4 योग्यताएं हैं। एक तो सबसे पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
दूसरा, उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, कि वह लोकसभा के जो चुनाव में जो योग्यताएं होती हैं मेंबर के लिए, वह सारी योग्यताएं रखता हो। और चौथा, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। तो ये चारों योग्यताएं जो प्रमुख हैं, ये जिसके बारे में आपने बात की। आर्टिकल 60 हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? जो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वह उसको शपथ दिलाएगा, और यदि चीफ जस्टिस नहीं होगा, दो भी सीनियर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, वह राष्ट्रपति को क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। यह आर्टिकल 60 में। फिर आर्टिकल 62 जो है यह हमें बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का समय क्या होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो समय वह होगा कि जिस दिन कोई यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पहले निर्वाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे मैं वर्तमान की बात करूं तो 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति पद धारण करता है, और पुराना जो राष्ट्रपति है वह पद त्याग कर देता है। तो 25 जुलाई से पहले क्या हो जाने चाहिए? इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। आर्टिकल 71, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई भी विवाद हो जाए तो उसको कौन, उस विवाद का समाधान कौन करे, ये इसमें लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल 71 हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई भी विवाद हो तो उसकी जांच और उसके फैसले कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वही फैसला अंतिम होगा। तो इस तरीके से ये आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हैं। आगे हम बात करते हैं कि संविधान में राष्ट्रपति के पदों के बारे में या इसके अच्छा उल्लेख कर दिया, लेकिन इसके चुनाव के लिए हमने 1952 में एक राष्ट्रपति चुनाव एक्ट बनाया, और अब तक हम इसमें 3 बार संशोधन कर चुके हैं। 1974 में, 1977 में और 1997 में संशोधन कर दिए। क्या संशोधन किए हैं, बात करते हैं। प्रथम जो 4 चुनाव जो हुए उसमें हमेशा 2 प्रस्तावक रहे और 2 अनुमोदक। ऐसा होता रहा 4 चुनावों तक, मतलब 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई, और 2-2। लेकिन होता क्या था, कोई भी व्यक्ति विचार कर लेता कि मेरे को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, और वह पहुंच जाता कि साहब मुझे भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, 2 मेरे प्रस्तावक बन जाइए, 2 मुझे अनुमोदक, चाहे वोट देना चाहे मत देना। हो सकता है कुछ लोगों को लगता था कि कम से कम राष्ट्रपति के चुनाव जो है इसमें हारने का ही रिकॉर्ड बना लूं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हारने का ही रिकॉर्ड बनाते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति में एक हरिलाल नाम का व्यक्ति था, वह हमेशा चुनाव लड़ रहा था, जीतने के लिए नहीं, बस वो हारने का रिकॉर्ड बना रहा था। और 1967 में तो ऐसा हुआ कि 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको एक भी वोट नहीं मिले। अब इसका मतलब ये तो सिर्फ नाम के लिए खड़े हो रहे थे कि मुझे सिर्फ ये होना चाहिए कि मैंने चुनाव लड़ा है। तो जब 9 लोगों को एक भी वोट नहीं मिला, अब यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि जब इन्होंने नॉमिनेशन भरा होगा तो उस समय 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक तो थे, लेकिन उन्होंने भी उनको वोट नहीं दिया। इसलिए इसमें हमने संशोधन किया 1974 में, और ये कर दिया कि 2 प्रस्तावक के स्थान पे 10 प्रस्तावक होने चाहिए, और अनुमोदक कितने होने चाहिए? 2 के स्थान पे 10। तो ये हमने यहाँ पे मतलब 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक कर दिए। उसके बाद फिर 1997 में हमने फिर संशोधन किया, और 10 के स्थान पे कितने प्रस्तावक कर दिए? 50, और यहाँ पे 10 अनुमोदक के स्थान पे कितने कर दिए? 50 अनुमोदक। ध्यान रखें, यहाँ पे ये प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों अलग अलग होने चाहिए, और राष्ट्रपति को वोटर्स होने चाहिए, मतलब जो उसको वोट डालता है वही व्यक्ति। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति प्रस्तावक बन जाए, वही व्यक्ति बन सकता है जो उसका वोटर हो। ऐसा हमने इसलिए किया कि व्यक्तियों को इस गरिमापूर्ण जो चुनाव है
उसमें हतोत्साहित करने के लिए कि व्यक्ति जल्दी से यहाँ पे जाके, हर कोई जाके नहीं कहे कि साहब मुझे चुनाव लड़ना है, तो ऐसे स्थिति नहीं आए, पहले लोगों को हतोत्साहित करने के लिए ही ऐसा किया गया है। तो इस तरीके से हमने जो राष्ट्रपति चुनाव एक्ट बना था चुनाव के लिए, इसके बारे में अध्ययन किया। इसके आगे देखते हैं हम राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ की पॉइंट्स के बारे में मैं चर्चा करता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी चीज़ें आपको पढ़ने को सब जगह मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी बातें खास होने वाली हैं जिनका जवाब आपको बुक्स में जल्दी से नहीं मिल पाएगा। इसलिए अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखें, और आप देखोगे जब पूरा एंड हो जाएगा तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव मैंने कहा अप्रत्यक्ष होता है, तो ये बात तो सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है ये लोग भी आप जानते हैं कि व्यक्ति क्या होता है, मतलब जनता डायरेक्ट इसको चुनाव नहीं देती, वोट नहीं डालती है। हमारे चुने हुए कुछ प्रतिनिधि हैं, वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और इसीलिए क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अभी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया, प्रत्यक्ष क्यों नहीं रखा गया, लेकिन अभी बात करते हैं इसी के बारे में कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति का ठीक है चुनाव तो अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन जो इसको वोट डालने वाले कौन होंगे, और वोट डालने वालों का जो समूह होगा उसको कहा जाता है निर्वाचन मंडल। तो उस निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होगा, ये बात हम इसमें अच्छे से जान लेते हैं। लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सारे के सारे इसके निर्वाचन मंडल में होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके लोकसभा के सदस्यों को समझ लेते हैं। संविधान में लोकसभा के अधिकतम जो संख्या दी हुई है सदस्यों की वो है 552, और इन 552 में से 550 सदस्य तो होंगे निर्वाचित, 2 सदस्य होंगे मनोनीत। ये 2 सदस्य वो मनोनीत होंगे जो एंग्लो इंडियन हों, और यदि उनका प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं हो तो। फिर ये 550 में भी यदि हम डिवाइड करें तो 530 जो सांसद हैं या सदस्य हैं लोकसभा के, वो आएंगे राज्यों से, और 20 कहां से आएंगे, यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन वर्तमान में मैं बात करूं तो 530 राज्यों से पूरे लोकसभा सदस्य चुने जा रहे हैं, लेकिन 20 स्थान जो हमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखे थे, अभी तक हमारे पास 13 पद उसमें से आ रहे हैं। 7 पद अभी भी खाली हैं, किसी को भी केंद्र शासित प्रदेश को नहीं दे रखे। यदि हम यहाँ पे किसी केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा सदस्य संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो बगैर किसी संविधान में संशोधन के ऐसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 7 पद अभी भी हमारे पास खाली हैं। लेकिन राज्यों में किसी भी राज्य में एक भी लोकसभा सीट यदि हमें बढ़ानी है तो हमें संविधान संशोधन करना होगा, तभी ऐसा किया जा सकता है। और ये 2 मनोनीत सदस्य, टोटल की बात करें तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिनमें 530 सदस्य थे जो राज्यों से चुनाव होके आते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इस तरीके से होते हैं 545। तो यहाँ पर जो ये निर्वाचित सदस्य हैं, कौन से, 530 और 13, ये सदस्य जो निर्वाचित हैं यही व्यक्ति क्या होंगे, इसके निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होंगे। आगे बात करते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के भी निर्वाचित जो सदस्य हैं वही क्या होंगे, इसके निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होंगे। अब राज्यसभा के बात कर लेते हैं सदस्यों की। राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं 250 सदस्य हो सकते हैं, और इनमें से भी 238 तो होंगे निर्वाचित और 12 होंगे मनोनीत। वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो 238 में से 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। अभी भी 5 पद खाली हैं राज्यसभा में भी, और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब मनोनीत कौन कौन व्यक्ति हो सकता है, जो कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या कोई सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कोई अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है।
अब आपने एक बात समझ में आई होगी, ये मनोनीत व्यक्ति जो है ये निर्वाचन मंडल में सम्मिलित क्यों नहीं है। हालांकि आगे बात करने वाले हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि इनका यहाँ पे जो मनोनीत कर रहा है राष्ट्रपति खुद ही करता है। जब राष्ट्रपति खुद ही करता है तो ये तो राष्ट्रपति जो भी उनको चुन रहा है उसी को वोट दे लेंगे। इसी वजह से इनका इस निर्वाचन मंडल में ये सम्मिलित नहीं है। आगे बात करें कि राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ध्यान रखना ओनली विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है, तो यहाँ के भी केवल निर्वाचित सदस्य। और इन दोनों की मिला की संख्या देखते हैं तो ये होता है 4120। ये मेंबर किसके होंगे, इसके निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होंगे। टोटल देखें तो यहाँ पे 233 तो देखो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आ गए, 530 स्टेट वाले आ गए, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आगे, और ये 4120 सदस्य जो राज्य विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं उनके आगे टोटल हो गए 4896। ये 4896 जो लोग हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, मतलब इसके निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। अब आगे अपन बात करें कि निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं, उनकी हमने बात कर ली, तो सम्मिलित कौन नहीं होते उनकी भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, जो अभी मैंने बताया था 2 सदस्य मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, इसीलिए इनको राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और जो मनोनीत किए जाते हैं कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में, तो ये भी क्यों नियुक्त कर रहा है, इनको मनोनीत कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, इसलिए ये भी मनोनीत क्यों राष्ट्रपति कर रहा है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आगे, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, अब आप कहोगे जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो बोला यहाँ पे तो सर कोई मनोनीत होता ही नहीं है। बिल्कुल राजस्थान में नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि जहां पे एक सदस्य राज्यसभा में भी एंग्लो इंडियन जो होता है उसको मनोनीत किया जाता है। क्यों किया जाता है, यदि उसका कोई प्रतिनिधि वहां पे नहीं है, उसका प्रतिनिधित्व यदि नहीं है तो एक व्यक्ति को मतलब एक पद रिजर्व होता है। आगे बात करें, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, यहाँ पे भी यदि कोई मनोनीत सदस्य है तो वह भी इसका निर्वाचन मंडल में सम्मिलित नहीं होगा। इसके अलावा ये बात 5वें पे बहुत ही ध्यान से सुनना, राज्य विधानसभा परिषदों के मनोनीत व निर्वाचित सदस्य, कहीं निर्वाचित आते ही आपके दिमाग में ऐसा नहीं आ जाए कि हाँ ये निर्वाचित वाले तो सम्मिलित होना चाहिए था, लेकिन राज्य विधान परिषदें जो भी होती हैं इनके चाहे सदस्य मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब निर्वाचन मंडल में सम्मिलित नहीं होता। अब बात करें वही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन फिर कौन कौन से पदों पे होता है, अप्रत्यक्ष कौन से पदों का होता है। लोकसभा सदस्यों का जितना भी चुनाव है वो सारा हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। विधानसभा के जितने भी मेंबर होते हैं सबका चुनाव हम प्रत्यक्ष करते हैं, मतलब हम स्वयं वोट डालने जाते हैं। पंचायत मतलब तीनों स्तर, ग्राम पंचायत और जो अपना पंचायत समिति लेवल पे और जिला स्तर पे, तीनों स्तरों पे इन पे प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। इसके बाद में नगरीय जो संस्थाएं होती हैं, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, इनके भी चुनाव कैसे किए जाते हैं, प्रत्यक्ष किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष किसके किए जाते हैं, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का और विधान परिषद का, इनके जो चुनाव किए जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। अपन तो बात केवल राष्ट्रपति की कर रहे हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों है, क्यों नहीं प्रत्यक्ष रखा गया। उस समय जब संविधान सभा चल रही होगी उस समय बहुत डिस्कस हुआ है इसमें। अब अंत में फिर अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया,
क्यों? क्योंकि हमें एक राष्ट्रपति, ऐसा राष्ट्रपति चाहिए था कि जो केवल और केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करे। मान लो कि यदि व्यक्ति ऐसा आ जाए कि ये डायरेक्ट चुन के आ जाए, और प्रधानमंत्री आपको पता है जो सांसद है वो आपस में मिलकर चुनते, तो ये अधिक पावरफुल हो सकता था। और हमें कैसा चाहिए था कि केवल और केवल क्या करे, मंत्रिमंडल जो कहे उस पर वह साइन कर दे। ऐसा कमजोर चाहिए था। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव हमें कम, इसका पद को थोड़ा सा गरिमापूर्ण तो है, लेकिन इस सेंस में कि पावरफुल क्या हो, इतना ही हो कि जैसे प्रधानमंत्री कहे वैसा कर ले। इसलिए हमने अप्रत्यक्ष रखा। फिर भी इसके अलावा और क्या एस्पेक्ट है उसके बारे में बताता हूं। व्यक्ति को पूरा भारत नहीं जानता। राष्ट्रपति के चुनाव में मान लो व्यक्ति खड़ा हो रहा है, पूरा भारत उसको जानता नहीं, तो वोट कैसे डालेगा? और वोट डालेगा तो क्योंकि स्थानीय नेता जहां पे कहेंगे वहीं डाल देगा। इस वजह से इसको अप्रत्यक्ष रख दिया गया। दूसरा, प्रत्यक्ष चुनाव का खर्चा बहुत अधिक हो जाता। चुनाव का जो खर्चा है वो भी बहुत अधिक हो जाता, क्योंकि पूरे भारत में जब चुनाव करवाने होते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना खर्चा हो सकता है। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पीएम की सलाह नहीं मानता। मान लो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित हो क्या आता, और यहाँ पे पीएम क्या हो रहा है, पहले वह लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य बन रहा है और उसके बाद पीएम बन रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब बाद में उसको चुना जा रहा है। डायरेक्ट जनता नहीं चुन रही कि पीएम ये हमारा पीएम होगा, क्योंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चुनते। तो ये डायरेक्ट होता और ये इनडायरेक्ट होता तो क्या होता, हालांकि पीएम का अभी डायरेक्ट ही मानते हैं, क्योंकि वह खुद चुन के भी आता है कहीं ना कहीं, विधान लोकसभा क्षेत्र से या विधान राज्यसभा क्षेत्र से तो चुन के आता है, इसलिए इसको कहते हैं कि डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट में इस सेंस में कह रहा हूं कि इसको लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं में से चुना जा रहा है, तो यह इसकी बात नहीं मानता। इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति को पीएम से कम पावर देना भी, फिर मान लो राष्ट्रपति का चुनाव तो डायरेक्ट करवा लेते और पीएम का वहां पे लोकसभा सदस्य चुनते, और फिर वह उस पर अधिकार जताए या उसको कम समझे अपने से कम आके, तो ये थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से हमने क्या रखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रख दिया। यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गई तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर और कंटिन्यू आगे। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका क्या होगा? आप जब भी बुक पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उस समय आपको ये वर्ड मिलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष आप समझ लिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल स्थानांतरणीय मत और गुप्त मतदान होता है। मतलब ये सारे वर्ड, चारों वर्ड मिलते हैं। अप्रत्यक्ष आप समझ चुके हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों यहाँ पे स्पेशल कोई रोल नहीं निभाता, इसलिए नहीं निभाता, ये राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें तो इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति का पद कितना है, एक ही होता है, इसलिए इस वर्ड का कोई विशेष यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होता। आगे मैं बात करता हूं एकल स्थानांतरणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये अभी आगे मैं पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक वोट को कैसे स्थानांतरण किया जाता है। इसके आगे गुप्त मतलब सीक्रेट, इसका मतलब इसके चुनाव कैसा किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसके आगे मैं बात करता हूं राष्ट्रपति निर्वाचन में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका बराबर होनी चाहिए। अब बराबर कैसे होगी? कि ये जब होगी कि प्रत्येक व्यक्ति का उसमें पार्टिसिपेट महसूस होना चाहिए, लेकिन अपन तो वोट ही नहीं डालते। तो इसका मतलब अपने चुने हुए जो एमएलए है जो हैं उनका जो वोट का मूल्य है या मत का मूल्य है वह इस तरीके से उसकी जनसंख्या के आधार पर निकले कि वह कितने लोगों पे चुन के आ रहा है। इसलिए हमने एक विधायक का मत मूल्य तय कर रखा है कि एक विधायक कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे बात करते हैं राज्य की कुल जनसंख्या। अब उस किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है उसमें और वहां का जो विधानसभा है, तो राज्य विधानसभा के कुल जो निर्वाचित सदस्य हैं उसका यदि उसमें भाग दे दें तो एक विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। अब मैं यहां पे बात तो यहीं पर है मेन, तो आगे ऐसा क्यों किया गया है ये मैं बताता हूं। अभी
राज्य की कुल जनसंख्या में यदि विधायकों की जो संख्या है उसका पार्टिसिपेट कर देंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा कि एक विधायक कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास 10 लाख लोग हैं, मतलब अपने राज्य की स्टेट, ये 10 लाख हो गया, और विधानसभा में निर्वाचित जो सदस्य हैं वो मान लेता हूं मैं 200। अब ये कि काटते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 5000 इसका मत मूल्य हो गया। बहुत बड़ी संख्या है और बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन करने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने एक रास्ता निकाला, क्यों नहीं इसको डिवाइड कर दिया जाए, किससे, 1000 से। 1000 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये संख्या कितनी आ जाती है, 5। तो यहां पे मत मूल्य कितना आ गया, 5। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये संख्या कम करने के लिए केवल और केवल हम यहाँ पे 1000 का भाग देते हैं। अब यहाँ पे राज्य की जो जनसंख्या की मैं बात कर रहा था, तो राज्य की जो जनसंख्या है ये अपने पास ये डिसाइड कर रखा है कि जनसंख्या 1971 की होगी। लेकिन अपन बात करें कि 1971 की क्यों होगी, बाद की क्यों नहीं, या पहले की क्यों नहीं। पर शुरू में जो प्रारंभ में जो चुनाव चल रहे थे वो आराम से चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1967-68 के जब 67 में जब चुनाव हुए, 69 में जब चुनाव आए, उससे उस समय की बात है। क्योंकि अपना देश आजाद जब हुआ और 1952 में अपने यहाँ पे परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू कर दिया कि जनसंख्या नियंत्रण में कैसे लाया जाए। जब जनसंख्या नियंत्रण के कानूनों को या उपायों को दक्षिण भारत के लोग आराम से, मतलब जनसंख्या कंट्रोल पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन उत्तर भारत के लोग उस बात पे कोई अमल नहीं किया। अब साउथ के जो सांसद हैं वो सब लोग इंदिरा जी को बोलते हैं कि हम लोग आपके कानूनों के अनुसार या आपकी जो फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं उनके अनुसार काम कर रहे हैं कि हम तो जनसंख्या नियंत्रण में लगे हुए हैं। और उत्तर भारत के लोग क्या कर रहे हैं, जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। और यदि आपके राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पे, क्योंकि जितनी अधिक जनसंख्या होगी वहां पे उन लोगों का राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट अधिक होगा, और जहां पे, तो ऐसे तो फिर अब हमें ये बता दीजिए आपकी पॉलिसी का वहां पे लागू करना है या राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमें जनसंख्या का कंपटीशन करना है। तब इंदिरा जी को ये बात समझ में आई और उस समय उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि जो जनसंख्या होगी ये 1971 की होगी। और कब तक होगी, 2000। और उसमें लिख दिया, ये 42वें संविधान संशोधन की बात है। 42वें संविधान जब संशोधन किया और उसमें ये कर दिया कि जनसंख्या जो होगी ये 1971 की हो गई। यहां तक बात क्लियर। तो फिर बोला 2000 तो जा चुका है, अभी भी 1971 क्यों, 2000 तक लिखा हुआ था। अब 2001 में फिर जनगणना होनी थी, 2002 तक आंकड़े आने थे, नेक्स्ट राष्ट्रपति चुनाव में फिर वो लागू होने थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पे फिर वापस साउथ के जो लोग सांसद हैं उन्होंने फिर कहा कि साहब ऐसे तो हमारा पार्टिसिपेट कम हो रहा है। तो इन्होंने फिर, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका डबल कर लो, कितना हो गया, 84, 84वां संविधान संशोधन किया। और इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बात की कि जो पहले 2000 लिखा हुआ था उसके स्थान पे 2026 लिख दिया कि 2026 तक यही जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब 2026 यहाँ पे लिखा, लेकिन इसके बाद जनसंख्या काउंटिंग कब होगी, 31 में। इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जो 31 के बाद होगा तभी उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा। और पहले हो सकता है कोई और आ गया कि यही स्तर रखी जाए, तो ऐसा भी हो सकता है वो, लेकिन भविष्य के गर्भ में है, अभी तो बात यहीं तक की करता है। आगे, केंद्र व राज्य में समतुल्यता हो, इनमें कोई हावी न हो।
मान लो लोकसभा के लोगों का जो वोट प्रतिशत है वो अधिक हो, मत मूल्य अधिक हो, और विधानसभाओं का मत मूल्य कम हो, या विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य जो टोटल मूल्य है वो अधिक हो जाए और जो केंद्र में जो संसद है मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उनका मत मूल्य कम हो जाए, तो एक दूसरे पे हावी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या किया गया कि जो सारे पूरे देश के जो विधायक हैं उनके कुल मत मूल्य किसके बराबर हो, केंद्र में जो सांसद हैं उनका जो मत मूल्य है उसके बराबर हो। तो ऐसा डिसाइड किया गया। तो विधायकों का कुल मत मूल्य है वो किसके बराबर होना चाहिए, सांसदों का जो कुल मत मूल्य है उसके बराबर। तो उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, एक सांसद का मत मूल्य निकालेंगे। अब सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है यहां पे समझिए। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य और संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 776। कैसे, क्यों, क्योंकि राज्यसभा में तो कितने थे, 233, और लोकसभा में कितने, सॉरी राज्यसभा में है 233 और लोकसभा में है 543, और ये कितने हो गए, 3, 6, 7 और 776। तो यहाँ पे ये विधायकों का जो मत मूल्य होता है टोटल वो होता है 54, 94, 74। इसको आप अच्छे से याद कर लें। देखो 54 में 20 जोड़े 74 और 74 में 20 जोड़े 94। ये पूरे संपूर्ण जो भी विधायक है उनका मत मूल्य होता है। यदि सांसदों की संख्या का इसमें डिवाइड करते हैं तो ये पूर्णांकों में जब अपन देखते हैं, हालांकि पॉइंटों में 0.08 और आता है, लेकिन हमें पूर्णांक चाहिए थे तो पूर्णांकों में 708 के लगभग आता है, तो हमें पूर्णांक पूरा आ गया। अब लेकिन क्योंकि पॉइंटों में और आता है, उसको समाप्त करने के लिए हमने क्या किया कि यदि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसका मत मूल्य कितना आता है। तो सांसदों के मतों का जो कुल मूल्य है वो 776, ये इंटू एक का मत मूल्य 708 इक्वल टू 54, 9408। ये लगभग इक्वल है, पूरा इक्वल तो नहीं है, डिफरेंस आप देख पा रहे हैं आराम से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में अब कुल सदस्य कितने हो जाएंगे, 776 तो ये हो गए, और 41 ये पीछे आपने देखा, 4120 ये, इन सबको मिला करते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, 4866 ये हो गए कुल। अब कुल मत मूल्य कितना होता है, कुल जो मत मूल्य है, एक तो ये विधायकों का मत मूल्य हो गया, ये तो संसद सदस्य जो हैं इनका मत मूल्य, ये विधायकों का मत मूल्य, टोटल मत मूल्य ये हो गया। इस तरीके से हमने केंद्र और स्टेट में समतुल्यता रखी है का प्रयास किया है। आगे बात करते हैं वोटिंग कैसे होगी। अब ये वोटिंग की जो प्रोसेस है इसको बहुत ध्यान से समझना। वोटिंग जो होती है वो वरीयता के आधार पे मतदान होता है। वरीयता कैसे, जिस तरीके से आप कोई यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं या अपने यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो आरएस की जो सर्विस के लिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें एक रैंकिंग देनी होती है कि मेरे बहुत अच्छी मेरिट आए तो मुझे प्रॉपर आरएस का पद मिलना चाहिए। यदि आरएस का नहीं मिलता है तो सेकंड वरीयता मेरी आरपीएस की होगी, तो सेकंड वरीयता मुझे आरपीएस मिलना चाहिए। मान लो मेरे की सेकंड वरीयता आरपीएस भी नहीं मिल रहा है तो मुझे अकाउंट सर्विस मिलनी चाहिए। अकाउंट सर्विस भी मान लो मुझे नहीं मिल रही है तो बाकी जैसे भी और जो पदों का अपन, तो जैसे वरीयता क्रमांक हम सर्विस में देते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें भी वरीयता क्रमांक दिया जाता है कि मेरी पहली पसंद इन 4 जो कैंडिडेट हैं इनमें से पहली पसंद तो कौन है कि वह राष्ट्रपति बन जाना चाहिए। मान लो पहला नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा मेरी पसंद कौन सा है, तीसरा कौन है, चौथा कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पहली पसंद है सी तो मैं सी को दे दूंगा 1,
कि मैं सबसे पहले मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति कौन बने, सी जो कैंडिडेट है ये बने। दूसरे नंबर पे मुझे पसंद है जैसे मान लो बी, तो मैं चाहता हूं कि कौन, यदि सी नहीं बनता है तो बी बन जाए। तीसरे नंबर पे कौन बने, मान लो ये दोनों कैंडिडेट नहीं जीत पा रहे हैं तो ठीक है, मुझे पसंद है कि डी बन जाए। और डी भी नहीं बनता है तो अब तो लास्ट ए की चॉइस बच गई, फोर्थ। इस तरीके से हमें जो बैलेट पत्र होता है, उनका मतदान जो पत्र होता है, उसमें इस तरीके से संख्या से क्रम देना होता है कि मेरी प्रथम प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये बात यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। इस चुनाव जो प्रक्रिया है, वोटिंग की प्रक्रिया में यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अब वोटिंग होने के बाद इसकी काउंटिंग कैसे होगी, तो इस काउंटिंग को भी समझ लेते हैं। काउंटिंग करने से सबसे पहले कोटा निर्धारण करना होता है। कोटा निर्धारण का मतलब यह है कि उसमें यह तय किया जाता है कि विजेता को कम से कम कितने वोट मिलने चाहिए, न्यूनतम वोट कितने मिलने चाहिए। और न्यूनतम वोटों की संख्या ऐसी होती है जो किस एक की व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, इसके अलावा 2 या 3 को नहीं प्राप्त हो सकती। तो कोई ऐसी संख्या निश्चित कर दी जाती है जो एक ही व्यक्ति को प्राप्त हो, कभी भी 2 व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकती। तो कुल जो वैध मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, इसी को कहते हैं कोटा निर्धारण। कैसे किया जाता है, निश्चित मतों का भाग, कुल वैध जो मत है उसमें निर्वाचित होने वाले कुल जो उम्मीदवार, निर्वाचित 1 उम्मीदवार करना है, 2 करना है, 3 करना है, जितने भी उम्मीदवार। यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता है एक ही उम्मीदवार को विजेता घोषित करना होता है, इसलिए विजेता होने वाले उम्मीदवार की संख्या हो गई 1 और प्लस 1 और करना है, और यहाँ पे दे रखा है +1। तो कुल वैध जो मत है उसका डिवाइड बाई 2 हो गया नीचे, क्योंकि एक तो उम्मीदवार चुनेंगे, एक ये, एक रेख 2 और +1। इसके आगे मैं बात करता हूं। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं। एग्जाम्पल में ये लिया कि अपने पास एक राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है और हमारे पास कुल जो मतों की वैल्यू है या मत है वो कितने हैं, 100, और 1 की वैल्यू 1 ही है। इसका मतलब मत की वैल्यू भी कितनी है, 1। अब यहाँ पे इसका पहले कोटा निकाल लेते हैं कि जीतने वाले को मिनिमम कितने मतों की आवश्यकता है। तो 100 डिवाइड बाई 2, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना है, एक राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, इसलिए 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो 100 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया, 50, +1 करेंगे 51। इसका मतलब हमारे पास ये जो 4 कैंडिडेट हैं ए, बी, सी और डी, इनमें से कोई भी यदि 51 मत प्राप्त कर लेगा तो वह विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट राउंड की तो मत डल चुके हैं। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग, क्योंकि इसको सब इजीली समझ जाते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे करके रेडी कर रखी है। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंटिंग की उसमें एक को प्राप्त हुए हैं ये 40 मत, यहाँ पे मैंने राउंड लगा रखा है, मतलब फर्स्ट राउंड। यहाँ पर बी को मेरे पास प्राप्त हुए हैं 30 मत, यहाँ पे सी को प्राप्त हुए हैं 20 मत, और यहाँ पे डी को प्राप्त हुए हैं 10 मत। इस तरीके से फर्स्ट राउंड की काउंटिंग अपन कर चुके हैं। क्या इनमें से कोई विजेता घोषित हुआ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम कितना वोट मिला है, एक को, और मिले कितने हैं, 40। लेकिन अभी ये विजेता नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका जो मिनिमम कोटा है वो कितना चाहिए, 51, लेकिन इसके पास 51 मत नहीं है, इसलिए अभी कोई भी विजेता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब याद करिए एकल हस्तांतरण, ये जो मत प्रणाली है वो, इसका मतलब अब क्या करेंगे, वोटों का हस्तांतरण करेंगे। अब हस्तांतरण कैसे करेंगे, जो जिसको भी सबसे कम मत यहाँ पे मिले हैं उसको यहाँ से आउट करेंगे, और उसके मत जिसको सेकंड वरीयता जो दी गई है उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे कम मत किसको मिले हैं, डी को, और डी को जो 10 मत है ये इन तीनों में ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, ये डी के ये 10 मत हैं, यहाँ पर अपन इसको सेकंड वरीयता, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वरीयता तो डी को दी गई है, लेकिन सेकंड वरीयता किसको दी है, बी को। इसका मतलब ये वोट किसको ट्रांसफर हो जाएगा, इस बी वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ और आपको समझाता हूँ अच्छे से,
ये डी की जो सेकंड वरीयता वाली अपन बात करें तो यहाँ पे या तो ए होगा सेकंड वरीयता पे, या बी होगा, या सी होगा। यहाँ पे बी के कैंडिडेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 वोट ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड वरीयता जो दी है वो बी को दी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बी की 7 वरीयता वोट प्राप्त हुए हैं। यहां पे ए को एक वोट प्राप्त हुआ है, तो ए को लिख दिया मैंने 1, और यहां पे ये सेकंड वरीयता सी को प्राप्त हुई है 2 में, और सी को प्राप्त हुए हैं 2, मतलब 1 7 और 2। इस तरीके से ये है सेकंड वरीयता। सेकंड वरीयता में 1 को कितने मिले 1, बी को कितने मिले 7, और सी को कितने मिले 2। अब यहां पे कर देते हैं +1 +7 +2, और ये कितने हो गए यहाँ पे 41, ये हो गए 37, और ये हो गए 22। और ये मत मैं इनको ट्रांसफर कर देता हूं, ये बी के मत बी को ट्रांसफर कर दिए। अब इसके पास 37 हो चुके हैं, और ये सी के जो 2 मत हैं ये मैंने सी को ट्रांसफर कर दिए, और ये एक मत जो 1 को मिला है ये 1 यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब हमने चेक किया कि यहां पर भी अधिकतम जो मत प्राप्त हुए हैं वो कितने हुए हैं 41, लेकिन आवश्यकता कितने की है जीतने के लिए 51 की। इसका मतलब अभी भी तीनों कैंडिडेटों में, क्योंकि डी तो बाहर हो चुका है, अब इन तीनों में भी कोई विजेता नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, अब इनमें से जो सबसे कम वोट जिसके भी हैं, ये स्टेप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही थोड़ा सा टिपिकल है। इसके बाद में तो कोई जो पहले के जो पद थे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, उनमें शायद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन ये जो अब यहाँ पे जो सेकंड राउंड अपने यहाँ पे चलेंगे, भाई फर्स्ट चल गया था, फिर यहाँ पे इसको हस्तांतरण कर दिया था सेकंड वरीयता वाले, लेकिन अब यहाँ पे जो ये थर्ड राउंड अपन चलाएंगे उसमें बड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा इसको समझ लेना। अब क्या करेंगे, जो सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं इनको हस्तांतरण करेंगे ए और बी को। अब यहाँ पे अपने पास में ये मत हैं जो सी के हैं। सी को कितने मत हैं हमारे पास में, सी के जो मत हैं ये है टोटल 20 + 2। ये 2 कौन से, ये तो है फर्स्ट वरीयता वाले, और ये कौन से हैं सेकंड वरीयता वाले। ये जो फर्स्ट वरीयता वाले जो मत हैं ये सेकंड वरीयता किस किस को दे सकते हैं, या तो ए को देंगे, या बी को देंगे, या डी को देंगे। लेकिन यहां पे समझने की बात यह है कि डी पहले से ही बाहर हो चुका है। इसका मतलब जो डी को जो मत प्राप्त हो रहे हैं इनकी अगली जो वरीयता है वो चेक करेंगे। ये तो है सेकंड वरीयता यहां पर तो, लेकिन यहां पे जब डी मिल गई तो इसका निकालेंगे अपन थर्ड वरीयता। यही बात समझने की है। अब यहां पे पहले सेकंड वरीयता यदि ए और बी की चेक कर लेते हैं। सेकंड वरीयता यहां पे देखो पहला ही वोट मिला मेरे को, और यहां पे वरीयता किसको मिली है डी को, इसमें भी डी को, और ये भी डी को। ये 3 वोट ऐसे हैं जो वरीयता किसको दे रहे हैं डी को दे रहे हैं। तो यहां पे मैं हल्का सा 3 लिख देता हूं, लेकिन 3 को डिवाइड करेंगे किसमें, ए में और बी में। अब यहां पे ए को कितने मिल रहे हैं, पहला वरीयता, यहां पे ये दूसरी वरीयता डी को, तो ये दूसरी वरीयता नहीं काउंटिंग करके कौन सी वरीयता काउंटिंग करेंगे, अब तीसरी। अब तीसरी वरीयता में यहां पे बी को मिला है, यहां पे बी को, इसका मतलब ये 2 मत किसको मिले हैं बी को, और ये 1 मत यहां पे देखो पहली वरीयता सी को थी, लेकिन दूसरी किसको डी को, डी वाली काउंटिंग नहीं करेंगे, किसको देखेंगे थर्ड किसको मिल रहा है ए को, तो यहां पे मिल रहा है इसको भी 1। इसका मतलब ए को कितना मिला 1, और इस बी को कितना मिला, और ये कौन सी वरीयता है
तीसरी वरीयता। तो यहाँ पर ये अब देखिए ये 2 वोट इसमें और ऐड होंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसमें बी वाले में +2 और 1 वोट यहाँ पे मैंने ये प्लस किया तो ये कर दिया +1। आगे और समझना। फिर उसके बाद अभी तो और है मत, यहाँ पर ये सेकंड वरीयता वाले में चेक कर रहा हूँ ए को और बी को। तो यहाँ पे बी के जो मेरे पास मत प्राप्त हो रहे हैं ये हो रहे हैं 12 और ए के कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 मत ये प्राप्त हुए। अब यहाँ पे 5 तो ये हो गए, तो 5 मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ तो +5 और ये +12। यहां तक समझ में आ गया। अब अपने पास में ये 2 मत और बच रहे हैं। ये 20 का तो अपन ने डिवाइडेशन कर लिया, 12 और 5 17, 18 और 19 और 20, ये 20 का डिवाइडेशन हो गया। अब ये 2 मतों का और चेक करते हैं। ये 2 मतों की यदि तीसरी वरीयता हम देखते हैं, ये सेकंड वरीयता है, यहां पे हम देखते हैं तृतीय वरीयता, इन दोनों की तृतीय वरीयता देखता हूं तो जाएंगी ए और बी को। ये तृतीय में ए में चला गया एक और यहाँ पे तृतीय बी में चला गया, इसका मतलब इसको चला गया एक और एक इसको चला गया, तो दोनों में प्लस, इसमें +1 और इसमें भी +1। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 41 42 43 और 48 और यहाँ पे टोटल 37 38 39 40 और 52 और यहाँ पे आप देख रहे हैं बी कैंडिडेट को, ये किसका है बी का और ये भी किस में चला गया ए में। इस तरीके से हमने ये वोट स्थानांतरण कर और ये बी वाले ये जो 12 थे ये भी मैंने इसमें स्थानांतरण कर दिए। अब यहाँ पर बी कैंडिडेट को कितने मत प्राप्त हो गए हैं 52। कितने की आवश्यकता थी 51 की, इसका मतलब विजेता कौन घोषित हो गया बी वाला कैंडिडेट। ये जो पद्धति है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, यही है एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली। क्यों? क्योंकि बुकों के अंदर ये संक्रमणीय वर्ड लिखा होता है जो लोगों को कंफ्यूज करता है। आप उसके स्थान पे यदि इसको हस्तांतरणीय पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी कि ये मत प्रणाली क्या है। मैंने आपको बहुत ही एक अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझाया। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इसी से मुझे पता चलेगा और कमेंट करोगे तो और मुझे पता चल जाएगा पढ़ने के बाद कि वास्तव में लोगों को ये बात समझ में आ गई और मैं यही समझाना चाह रहा था। इसको समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, प्रयास किया है। शायद आपको समझ में आ गया तो लाइक और शेयर जरूर करें और बहुत अच्छा यदि आपको समझ में आया तो कमेंट भी करें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जरूर कमेंट जरूर लिखना कि हमको समझ में आया नहीं आया और इस वीडियो में क्या और बेहतर किया जा सकता था वो भी आप बताने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।